हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जनरल स्टडी का नया पार्ट। तो आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। 40 नंबर की आप पक्की तैयारी अपनी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% लाभकारी होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जाएगा। कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था? इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको कई बार इसका जिक्र किया है, तो आप इस आंसर का कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आपसे, उसका आंसर तो करना ही करना है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर करने की। यहाँ पर यह है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 में आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया था, नीति निर्देशक के सिद्धांत को। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आयरिश संविधान से किस सन में? 1937 में। ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक का। तो आपको ये कितना भी वेरिएशन में क्वेश्चन पूछे तो बड़े आराम से आप इन पॉइंटों के माध्यम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये 6 जिलों में की जा रही है। ये कौन से 6 जिले हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ये 6 जिलों के नाम आपको जरूर पढ़ लेने हैं। आप चाहें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, पेन से आप इसको कहीं भी लिख लीजिएगा। ये 6 जिले पढ़ते रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना बिहार के 6 जिलों में 51वें ब्लॉक के 1304 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी। आपके और भी कोई भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि बिहार पीसीएस, तो उसमें भी ये क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यह परियोजना त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के समावेशन, उत्तरदायी और जवाबदेही बनाने के लिए कार्यान्वित की गई है। विश्व बैंक से भी इसका समर्थन है, यानी कि वर्ल्ड बैंक से भी यहाँ पर इसको पैसा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अनुच्छेद भारतीय संविधान के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? आपको मालूम है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 से लेकर 28 तक के जो अनुच्छेद हैं वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। किस तरीके से भारत देश में धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान है, सभी अपने अपने धर्मों के जो कि रीति रिवाज हैं उन सबको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर ये वर्णित है 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 25 जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार के लिए है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए है। 26 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में ये 27 है। 28 है एक निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता। ये 28 वाला तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति तैयार की गई थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये कुछ अन्य समितियां हैं, ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। पिछले जो आपके एग्जाम हुए हैं, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राज्य विद्युत समिति के बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। समितियों पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। पॉलिटी का आपके लिए कुछ ऐसे जो हैं संविधान अनुच्छेद पॉलिटी इनसे रिलेटेड जैसे समितियां, इनसे रिलेटेड कुछ एक वीडियो तैयार करेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पैर की हड्डियां कौन सी होती हैं? ये तो पिछले वीडियो में भी था, फिबुला और टिबिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो है पैर की हड्डियां होती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का शुल्क कौन से कोष पर लगाया जाता है? तो ये राज्य के समेकित कोष पर लगाया जाता है। आपको मालूम है हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य से संबंधित होता है, और सुप्रीम कोर्ट तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है ही। तो ये यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का शुल्क राज्य के समेकित कोष पर लगाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का शुल्क जो है राज्य के समेकित कोष पर लगाया जाता है।
समेकित निधि से किसी भी राशि को निकालने के लिए संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ये जो समेकित निधि होती है, इससे अगर राशि निकालनी है तो संसद के जो प्राधिकरण होता है उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। भारत का समेकित कोष जो है संविधान के तहत गठित किया गया है। सरकार द्वारा केंद्रीय कर, आयकर, उत्पाद शुल्क और कुछ गैर कर राजस्व सहित प्राप्त करों को समेकित निधि में जमा किया जाता है। इस कोष से सरकार के सभी व्यय होते हैं। तो ये समेकित कोष कौन सा है? भारत का समेकित कोष, राज्य का समेकित कोष, भारत की आकस्मिक निधि, ये सभी हैं, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 जो है भारत की राजभाषा से संबंधित है। बार बार ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343(2) में संविधान के लागू होने की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए संघ के आधिकारिक काम में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का भी प्रावधान लिखा गया था, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। लोकसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है, ध्यान रखना है आपको। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से 530 होंगे और संघ शासित प्रदेशों से 20 सदस्य होंगे, ध्यान रखना है। कौन सा संवैधानिक संशोधन 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है? तो ये जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें ये प्रावधान रखा गया था। 2002 में ये संशोधन किया गया था, उसमें किया गया था ये प्रावधान 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, आपको ध्यान रखना है। ये जो है अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। ये आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में बिहार के शुरुआती संदर्भ किस वेद में पाए गए हैं? वैदिक काल में बिहार के शुरुआती संदर्भ किस वेद में पाए गए हैं? तो ये अथर्व वेद में पाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला संदर्भ जो है अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। पंचविश ब्राह्मण भी ऑप्शन में आपको मिल सकता था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ग्रंथ मगध की भूमि में रहने वाले व्रात्य नामक लोगों की बात करते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ जो हैं किसकी बात करते हैं? तो आपको ये सब ध्यान रखना है, व्रात्य नामक लोगों की बात करते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया है? तो ये जो विशेष रूप से फोकस था वो भागलपुर में था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के बारे में पिछले वीडियोस में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, फिर जो है चौरी चौरा घटना के बाद इसको रोक भी दिया था। तो ये सब बात मैं कर चुका हूं, तो आप इन पॉइंटों को एक बार पढ़ लीजिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? 1857 जो कि एक भारत की क्रांति थी, उस समय जो है पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखें, विलियम टेलर 1808 से 1892 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है एक सिविल सेवक के रूप में रहा था जो भारत में। तो ध्यान रखना है, ये इसकी जो है आयु काल है 1808 से 92, ये 1829 से 67 तक भारत में रहा था। ये 1855 में पटना के कमिश्नर बना था और 1857 में 57 के सिपाही विद्रोह को दमन करने में शामिल था। सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या आता है 1857 का आता है? तो बिहार के कुंवर सिंह को आप ध्यान रखें, उन्होंने नेतृत्व किया था, उनका नाम जरूरी है। समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक श्री हरीश चंद्र मुखर्जी को निम्नलिखित की सहायता करने के लिए जाना जाता है। तो ये नील विद्रोह की सहायता करने के लिए इनको जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब ये समाचार पत्र चलाते थे, नील विद्रोह, यानी कि ये समाचार पत्र और नील विद्रोह एक दूसरे आप समझने की कोशिश करेंगे तो कनेक्टेड हैं, तो ये तो इसकी जो है फेवर में रहेंगे ही। तो वैसे भी आप लगाते अपने अंदाज से थोड़े कॉमन सेंस यूज करके, तो इसी को लगाते। कपड़ा के लिए प्राकृतिक रूप से नील ब्रिटिश व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक के रूप में उभरा था। काश्तकार अनिवार्य रूप से नील की खेती के लिए अनुबंध में दर्ज किए गए थे, तब बाजार दर से बहुत कम दर पर खरीदे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो नमक जो सत्याग्रह था, आपको मालूम है दांडी मार्च के दौरान इसको महात्मा गांधी जी ने बनाया था, नमक और नमक कानून बनाया का विरोध किया था। तो उस समय एक और कानून का विरोध किया था बिहार में, चौकीदारी कानून। एक चौकीदारी कर भी लगता था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी विरोध किया था। यह एक तरह का कर था जो 1907 की अवधि में किसानों से लिया गया था। राज्य के सचिव ने गांव के चौकीदारों
के मुआवजे के लिए किसानों से कर वसूल किया, इसलिए इसका असर गरीब किसानों पर पड़ा। 1930 में किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। एंटी चौकीदार कर अभियान भागलपुर, मोगेहार और सारठ क्षेत्रों में सफल रहा था। ये भागलपुर, मोगेहार और सारठ, ये शब्द भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर मुंडा और ओराव, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चेरो और बोगताग ने लिया था, संताल और मुंडा ने लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्लों के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाती है? तो जो गैस बनती है इसमें CO2 बनती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अपक्रिया करते हैं और संबंधित धातु लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करते हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपको मालूम है अल्फा पर तो धनात्मक आवेश होता है और गामा आवेश रहित होता है, बीटा पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है। हालांकि बीटा पर धन और ऋण दोनों की संभावना व्यक्त होती है, तो इस पर धनात्मक आवेश भी, वो ऋणात्मक आवेश भी होता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें जो है एक परिणाम के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है, जबकि अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिणाम होता है लेकिन दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। आयतन इसमें अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा होती है। आयतन एक सदिश राशि नहीं है क्योंकि यह दिशा के बारे में नहीं बल्कि केवल परिणाम के बारे में बात करता है। विस्थापन आप जानते हैं एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की प्रारंभ से अंतिम स्थिति तक मापी जाने वाली छोटी से छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे आप ऐसे ऐसे रास्ता चले तो यहीं पे आ गए तो विस्थापन 0 हो जाता है। प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु का नापा जाता है मात्र। वेग एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की गति है। यह एक समान और परिवर्तनशील हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। बल विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है। बल कई प्रकार के होते हैं जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखना है आपको। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो ये TSH नामक हार्मोन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। यही होता है जो थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है थायराइड ग्रंथि को। हार्मोन क्या होते हैं? ये एक रसायन होते हैं जो विभिन्न कोशिकाओं और अंगों की गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। मानव शरीर में विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा बनते हैं और उत्पादित होते हैं। इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में डिटेल में। TSH थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायराइड हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है जो अंततः शरीर के जो तापमान या चयापचय को प्रभावित करता है। TSH से ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। TSH के उच्च स्तर को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जो घेंगा रोग का कारण बनती है। TSH के निम्न स्तर को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर और हाइपो ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपो आ जाएगा बढ़ने के लिए, हाइपर आ जाएगा निम्न स्तर के लिए। इसमें व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। हाइपर में चिंता का अनुभव होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के भार निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यदि किसी लोहे पर जंग लग जाए तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत से बच्चों को पता भी होगा। तो इसमें क्या होता है, भार पहले बढ़ता है जब इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जंग लगती है। फिर जंग उसको जो है हटती है या उसको कम करती है, उसके साथ ही उसका क्षरण करती है, तो फिर बाद में घटता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जंग से तात्पर्य है धातुओं को हवा या नमी और उनकी सतह पर किसी रसायन की क्रिया द्वारा क्षरण से। लोहे और ऑक्सीजन की अपक्रिया से लोहे का ऑक्साइड बनता है और जो लाल भूरे रंग का ऑक्साइड होता है इसी को जंग कहते हैं। ध्यान रखना है। तो ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पिछले वीडियोस में मैंने इसको कराया भी है। तो आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।